खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव। 5 साल में 2 करोड़ नए घर, 3 करोड़ लखपति दीदी का किया ऐलान। केंद्र के अंतरिम बजट में यूपी सीएम योगी का बयान। ये अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। बजट पर अखिलेश यादव का दावा। बोले बीजेपी ने बजटों का 1 दशक पूरा करके शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। अब सकारात्मक सरकार आने का समय। ये बीजेपी का विदाई बजट। अंतरिम बजट को लेकर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर उठाए कई सवाल। एक्स पर ट्वीट कर साधा निशाना। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। जिला अदालत के फैसले को दोगुनी दी चुनौती। जिला जज के फैसले को रद्द करने की मांग। और ज्ञानवापी में रखा गया राम नाम का पत्थर। व्यास तहखाने में अष्ट प्रतिमाओं के साथ अखंड ज्योति स्थापित। 5 पहर पूजा का शेड्यूल हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, जहां देश के बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हुए इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और वित्त मंत्री जी का आभार। अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है, अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।
बढ़ते आगे खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद और चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये पोस्ट सामने आ रहा है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाला ज्यादा नजर आ रहा है और इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद और चिंतनीय है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि जमीनी सच्चाई होती अगर इसमें, तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज नहीं होना पड़ता, जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सुबह संसद में अंतरिम बजट पेश किया और इसी को लेकर ये प्रतिक्रिया बीएसपी सुप्रीमो के सामने आ रही है। एक्स पर निशाना साधा है और इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की जनता जो है 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की मोहताज नहीं होती अगर आर्थिक स्थिति जो है ठीक होती। रुक करते हैं अगली खबर का। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है और इसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही हैं और इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का भी बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी देश की जनता को बीजेपी मोदी सरकार द्वारा पेश बजट से निराशा हाथ लगी है। बीजेपी ने इस बार भी देश के युवाओं, किसानों और मध्यम वर्गीय को धोखा दिया है। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है और देश का जो आम किसान है जिसको दुगनी आय का वादा था, उनकी आमदनी घटकर 27 रुपए रह गई। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर भी उम्मीदें थी, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। और सबसे बड़ा धोखा देश के एमएसएमई को हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी हुंकार भरते हैं कि हमने नौकरियां, रोजगार देने का काम किया है। तो विपक्षी पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, सरकार की नीति पर सवाल उठा रही हैं। बढ़ते आगे, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को कर्मचारियों के लिए बेहद निराशाजनक बताया है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने आज ये बयान जारी कर कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए डायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव न किए जाने से नौकरी पेशा लोगों को भारी निराशा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 80 और सी और स्टैंडर्ड कटौती की सीमा जो है उसमें भी वृद्धि नहीं की गई है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। इस बात का भी जिक्र किया कि सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ भी नहीं कहा और ऐसा लगता है कि कर्मचारी वर्ग अब जो है सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया अंतरिम बजट नौकरी पेशा वर्ग, मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के लिए बेहद निराशाजनक है। यह उम्मीद की जा रही थी कि मानक कटौती में वृद्धि की जाएगी, यह उम्मीद की जा रही थी कि एलटीसीसी की सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी और टैक्स की दरों में बदलाव किया जाएगा, जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लगी है और कर्मचारी वर्गों को, नौकरी पेशा वर्गों को इस बढ़ती महंगाई के दौर में कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन सबसे अधिक निराशा का विषय जो रहा है
वह पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की चुप्पी है। पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद लोग कर रहे थे। लगातार यह भी कहा जा रहा था कि कम से कम गारंटीड पेंशन की घोषणा होगी। 40% या 50% अंतिम वेतन जो कर्मचारी ड्रा करता है उसका 40% या 50% कम से कम गारंटी के रूप में उसको पेंशन के रूप में दिया जाए। लेकिन टोटल साइलेंस, इस विषय में एक शब्द भी केंद्रीय बजट में नहीं कहा गया है और कोई संकेत भी नहीं दिया गया है कि आगे इस संबंध में कुछ होने वाला है। इस दृष्टि से यह अंतरिम बजट, जिससे नौकरी पेशा वर्ग बहुत उम्मीद लगाए हुए था, बहुत ही निराशाजनक, कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। राजधानी के प्रेस क्लब में विकसित भारत संकल्प यात्रा महासंघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और लखनऊ में विकसित भारत संकल्प महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि उनकी ये महासंघ 51 राजनीतिक दलों को मिलकर बनाया गया, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल हैं और ये भी कहना रहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो देश भर में 200 चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही उम्मीदवार और सीटों की घोषणा करेंगे। गोपाल राय ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 222 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कई जगह समर्थन दिया था, लेकिन जीत के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें नहीं पूछा और इस बार उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उनकी विचारधारा से मिलते अन्य राजनीतिक दलों को आमंत्रण देते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर उनका साथ दें। उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि जहां पे हमारी आवश्यकता उनको होती है। और आदरणीय गोपाल राय जी को 51 दलों ने आज पिछले एक सप्ताह पहले बैठक करके एक नाम ये दिया कि जिस तरह से हमारे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी राजनीतिक दल है तो अपनी पहचान भी बनानी है। पिछली बार 2022 में हम सभी लोगों ने समर्थन भी दिया था भाजपा को और हम लोगों ने 51 दलों का जो बनाया गया है आज, जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टियां ये हैं भारत निर्वाचन आयोग से, इसमें मान्यता प्राप्त पार्टी कोई नहीं है। विकसित भारत संकल्प महासंघ बना करके हम सभी लोग पूरे देश के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा उद्देश्य ये रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत, सरदार भगत सिंह के विचारों का भारत, ये बनाने के लिए हम लोग रणनीति अपनी एक सप्ताह पहले बैठक में निर्णय ले चुके हैं और अपने माध्यम से जो भी हमारे किसी की समस्या, जैसे देखिए एक गंभीर समस्या आप लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, हमारे बगल में बैठी है किरण कमलेश तिवारी बहन, इनके पति की जिस तरह से हत्या हुई, क्या इस तरह से हत्या होना चाहिए कि आदमी नीचे से जा रहा है और वहाँ बॉडीगार्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद हत्या करके निकल जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि घटना स्थल लखनऊ है, लखनऊ में भी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ है, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब वो समझिए कि इनको इतना ज्यादा खतरा है कि कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है। बसपा नेता का कारनामा सामने आया है। सरकारी जमीन को लेकर सरकारी जमीन दिखाकर हड़पे 15 लाख रुपए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के बाद बसपा नेता घर से फरार हुआ। तो नौगांव सादात से बसपा की टिकट का चुनाव लड़ा था और गांव सैदपुर एम्मा का रहने वाला ये बताया जा रहा है। बसपा नेता फुरकान नाम सामने आ रहा है। मुकदमे के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के बाद बसपा नेता घर से फरार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। मानक विहीन मटेरियल से सरकारी काम, अधिकारी प्रधान की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया गया और पीले ईंटों का इस्तेमाल किया गया। मानक विहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है निर्माण कार्य में। मामले में कन्नी काटते हुए नजर आए बीडीओ और जेई। तो गुणवत्ता विहीन निर्माण, सरकारी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आखिर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल। भूमि के ऊपर ही बिना नींव के गड्ढे का निर्माण कराया गया और विकासखंड कटरा बाजार के नारायणपुर कला का ये मामला बताया जा रहा है। कंपोस्ट गड्ढे के निर्माण में धांधली बरती गई है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस रवीना त्यागी बनी डीसीपी सेंट्रल बनाई गई हैं। तो 112 और महिला अपराध पिंक बूथ का अतिरिक्त चार्ज जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेंट्रल जोन के साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर ने ये तैनाती की है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी कल से। यह अहम खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। तो यूपी के बजट सत्र में गूंजेगा राम नाम। विधानसभा सत्र की शुरुआत 12 फरवरी तक ये यूपी का बजट सत्र चलेगा। तो कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र। 5 फरवरी को सरकार ये बजट पेश करेगी। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अधिकारी ने सदर तहसील का औचक का निरीक्षण किया है और पटल पर मिली कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। तहसीलदार कोर्ट का जिलाधिकारी निरीक्षण कर प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा कार्यालय में काम करने पर जिलाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया और अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति काम करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सदर तहसील में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिखाइए, सामने रखिए। मेरे द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से जितने भी हमारे पटल हैं जन सुनवाई से संबंधित हो, चाहे भूलेख हो, संग्रह हो, अधिष्ठान हो, सभी पटलों की आज इंस्पेक्शन किया गया है। साथ ही साथ हमारे जो न्यायालय का कार्य हो रहा है उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। जनरल साफ सफाई आदि सभी चीज़ों का परीक्षण किया गया। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन था। इसी बीच देवबंद से खबर आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर त्यागी भूमहार ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मांगेराम त्यागी ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि 2 फरवरी को देवीकुंड मैदान देवबंद की भूमिहार ब्राह्मण समाज का जनसैलाब उमड़ने वाला है। और साथ ही ये भी कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि महापंचायत में उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न प्रदेशों के लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें बिहार अन्य राज्यों से भी लोग देवबंद के लिए कुछ
कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि महापंचायत में समाज में बढ़ रही कुरीतियों और समाज की एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर कई बड़े मुद्दे प्रकाश में लाए जाएंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि त्यागी समाज एक बहुत प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी समाज में अपना स्थान रखता है और इस समाज की अनदेखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि समाज का यदि उत्पीड़न हुआ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदाधिकारी बैठे, सुहास भाई बैठे, इनमें भी लोग जो है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं पीड़ा है। अरे भाई, संघ में काम कर रहे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी वोट दिया है, सभी भारतीय जनता पार्टी वोटर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की या किसी की जेब की पार्टी है। ये सबसे पहला अधिकार इसमें त्यागी समाज का है। और वो अभी मैं आपको बता रहा हूं आपके इन चैनलों के माध्यम से, हमारी बहन तरफता त्यागी, उसमें सबसे पहले जो कमेंट किया उसके खिलाफ राहुल गांधी ने किया, फिर अखिलेश यादव ने किया, फिर माननीय मंत्री जो कपिल देव जी है उन्होंने किया। तो मेरे लिए तो एक तरफ हुआ, एक तरफ खत्ती। कोई ना कोई अपना रास्ता, ये जो यहाँ से एक महामंच होगा समाज का, इससे कोई ना कोई विचार आएगा, इससे कोई ना कोई जो ना जो समाज जहाँ का आएगा, जैसा भी आएगा, वो निर्णय कोई कठोर निर्णय समझ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई भी हो। नवनियुक्ति जिलाधिकारी राकेश कुमार कानपुर के कोषागार कार्यालय में चार्ज ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उस दौरान बताया कि शासन की जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना है और साथ ही जो शहर के विकास कार्य में अवरोध है और उनको दूर करने में तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाना है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको जन जन तक पहुँचाया जाए। प्रोजेक्ट्स में कोई समस्याएँ आ रही हैं अगर, तो उस समय पर उस समस्या का निराकरण किया जाए। देखिए, शासन की जो प्राथमिकता है आप सभी जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहली प्राथमिकता है वो है जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समयबद्ध निस्तारण। तो ये पहली प्राथमिकता है। साथ ही जो हमारे विकासात्मक कार्य हैं उनमें अगर कहीं पे अवरोध है तो उस अवरोध को दूर करके उसको तेज़ी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों या विभिन्न प्रकार के विभागों के, चाहे वो जल निगम के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी भारत सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर कहीं पे कोई अड़चन है, कोई बात है, तो उसको जो है निराकरण करते हुए तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाना। तो मुख्य रूप से जो है वो जन समस्या के प्रति जो हम लोगों का दृष्टिकोण है उसको अच्छे ढंग से जन समस्याओं का निस्तारण करना, पहला तो ये। दूसरा जो है विकासात्मक कार्यों को अच्छे से गति देना। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। झारखंड के रांची से ये अहम खबर, महागठबंधन के 43 विधायक हैदराबाद शिफ्ट होंगे। तो 2 चार्टर्ड प्लेन से शिफ्ट किए जा रहे हैं ये सभी विधायक। झारखंड की राजनीति में फिलहाल गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। यह अहम खबर, महागठबंधन के 43 विधायक हैदराबाद अब शिफ्ट किए जाएंगे। फिलहाल रांची एयरपोर्ट आप पहुंचे हुए हैं। तो चंपई सोरेन विधायकों को लेकर रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चंपई सोरेन का नाम फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। रांची से हम खबर आपको बता रहे हैं, 43 विधायकों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो 2 चार्टर्ड प्लेन से शिफ्ट किए जा रहे हैं ये विधायक। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।